हाँ देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इम्यून सिस्टम का एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। हेडिंग डालेंगे आप एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो पहला हेडिंग देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी। पहला है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन में इंडिविजुअल इंटरेक्ट होता है, ढेर सारी मेमोरी सेल बनती हैं, चाहे टी लिम्फोसाइट की हो चाहे बी लिम्फोसाइट की हो। देखे इधर देखो, सी टूवर्ड्स मी फॉर 1 मिनट, कंसंट्रेट योर माइंड टूवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। क्या मैंने कहा? मैंने कहा जब इंडिविजुअल एक्सपोज्ड होता है, जैसे इसी इन्वायरमेंट में ढेर सारे बैक्टीरिया टाइफाइड वाले ना पानी में और भोजन में टहल रहे हैं। अब आप लोग भोजन पहुंची, खटाखट भोजन की और टाइफाइड का बैक्टीरिया घुस गया पेट में। बोलिए, जैसे सपोज कर लीजिए अभी 2 लोग थे, एक हैं बेचारी श्रेया जी, बगल में बैठे हुई पूजा जी हैं। दोनों बहुत ही फास्ट फ्रेंड हैं और इन्होंने खाना खाया अपना, टाइफाइड के पेशेंट पूजा और नॉर्मल है श्रेया। इनको इन्होंने खिला दिया खाना, टाइफाइड पेशेंट हो गई। इधर देखिए, लेकिन अब इनके अंदर क्या हुआ? ऐसा है नहीं, मैंने एग्जाम्पल लिया एक ठो, ये मत सोचो सही हमारे हइये है। तो ऐसा क्या होगा कि अब इनके अंदर क्या होगा? मेमोरी सेल डेवलप हो जाएगी। उन्हों के अंदर श्रेया के अंदर भी पूजा के अंदर भी मेमोरी सेल डेवलप हो गई। वो मेमोरी सेल जानते क्या हो? टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट दोनों। और वह मेमोरी सेल क्या करेगा? जब अगली बार इन्फेक्शन होगा तुरंत क्या करेगा? अटैक करेगा उस पर, पैथोजन को किल कर देगा। लेकिन जब इनके पास इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग होगी, तब जब ये खुद टिल की तरह रहेंगी, सीकी या पहलवान या स्टील पार्टी का सीकी या पहलवान की तरह, टाइफाइड का बैक्टीरिया घुसा, टाइफाइड से ग्रसित होकर फिर सुस्त हो गई, सर जी प्रॉब्लम हो गई, टाइफाइड से हम ग्रसित हो गए। नहीं, वो इम्यूनिटी तब काम करेगी जब आपकी बॉडी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। बॉडी स्ट्रांग मतलब क्या? मोटाने से नहीं होता है। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी, मेमोरी सेल को तगड़ी रहेंगी, तुरंत बैक्टीरिया को धर के दबोच लेंगी। बात समझ रहे हैं ना? बैक्टीरिया को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देंगी। बात समझे? तो ये है एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी बात पैसिव इम्यूनिटी। एक माँ है तो एक बच्चे को जन्म दिया, एक माँ एक बच्चे को जन्म दिया, तो फर्स्ट मदर मिल्क में क्या होगा? फर्स्ट मदर मिल्क को कोलोस्ट्रम बोलते हैं। फर्स्ट मदर मिल्क को क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। 2-3-4 दिन जो बच्चे को दूध पिलाएंगे, पहले 2-4 दिन, तो कोलोस्ट्रम होता है, पेयूस कहते हैं देहाती भाषा में। भैंसिया की जो इनरिया खाते हैं हम लोग, इनरी खाते हैं ना? अरे बोलते ना रहा ना, ऐसे जैसे अमेरिका से आए हो ना खाए हो। तो भैंस के पेयूस की इनरी बनता है ना, तो खाते हैं, अच्छा लगता है खाने में। अगर बनाने वाला थोड़ा अच्छी क्वालिटी का व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब औरत बनाने वाला, उसमें थोड़ा सब कुछ चीनी उनी मिला के, उसके बाद मेवा चिरौजी मिला के उससे पहले उसको खूब चला दी, पहले में पूरा चला दे, उसके बाद चलाने का चीनी मिल जाए ताकि उसमें, उसके बाद रख दे। और जब वो बन जाएगा, बहुत फर्स्ट क्लास की इनरी बनेगी। कितने लोगों 3-4 दिन को एक दिन मिला के कहते हैं, बदसाने लगता है वो। नहीं, सुबह शाम का दूध बना के मिला दो, हो जाएगा बढ़िया इनरी। तो जो बन रहे हैं आप, जो बन रहा है उसमें क्या है? वो कोलोस्ट्रम था जो इनरी बना, और उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए है
जो बच्चे को 6-7 महीने तक तो प्रोटेक्ट करता है। कै महीने तक प्रोटेक्ट करता है? 6-7 महीने तक बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे हो ना? तो वो मैं जो प्रोटेक्शन बता रहा था 6-7 महीने बच्चे का प्रोटेक्शन, उसका इम्पॉर्टेंस कुछ और होता है। बच्चा तो प्रोटेक्टेड रहेगा ही। यहीं रख दो भैया, यहीं रख दो साहब। ये धन्यवाद आपको बहुत बहुत। धोए हो ना? तब धोए ना, बस बैठो पढ़ो। सब्जी बनाने के लिए ये है वो। हाँ सो बैठ जाओ, यही बैठ के पढ़ो। ऐसा जम के पढ़ो जिंदगी धुआं हो जाए एकदम। अब सुनो इधर देखो क्या हुआ। तो मैंने कहा वो माँ जो अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है उसमें कौन देती है? अपने स्तन में बना हुआ, अपने मेमोरी ग्लैंड में बना हुआ इम्यूनोग्लोबुलिन ए बच्चे को देती है। मतलब अगर बॉडी में बने दूसरे के और दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाए तो वो है कौन इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी। हमें कोई बताया नहीं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी बता रहे हैं। जब इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज्ड होता है तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की मेमोरी सेल डेवलप्ड होती हैं, वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती हैं नेचुरल कंडीशन में और अपने आपकी बॉडी को सुरक्षित रखती हैं। पहली बार में अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी रेस्पॉन्स। अगर फिर वही मेमोरी सेल बनने के बाद जब होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। बात समझ रहे थे? बताए थे हम आपको कल। तो एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल कंडीशन में जब इंडिविजुअल एक्सपोज होता है इन्वायरमेंटल कंडीशन में तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की मेमोरी सेल डेवलप होती हैं और वो बॉडी को आपके प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरी बात पैसिव इम्यूनिटी में क्या है? इसका एक्टिव मतलब आपकी बॉडी स्वयं एंटीबॉडी बनाएगी। इसमें बाहर से बना हुआ रेडीमेड एंटीबॉडी इंडिविजुअल बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एक लाइन की बात है। आपकी बॉडी में स्वयं बने तो हैं? आपकी बॉडी में स्वयं बने तो क्या कहेंगे उसको? और अगर रेडीमेड एंटीबॉडी किसी को इंट्रोड्यूस किया जाए तब पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे ना। माँ अपने बच्चे को क्या देती है? पैसिव इम्यूनिटी, अपने अंदर बना हुआ इम्यूनिटी देती है। और बच्चा जब एक्सपोज जाता है इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज्ड, तब क्या होता है? उसके बॉडी में स्वयं एंटीबॉडी बनती है तो एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको देखिए, एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? when individual interacted in environmental condition, बोलिए ना भाई, environmental condition T lymphocyte and B lymphocyte and B lymphocyte memory cell developed memory cell developed which produces, ये देखो, which produces antibody। ये असतो सही से धो देते यार। हाँ एक धोते इसको पूरा हाँ पूरा which produces antibody and protect the individual।
प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को। हो गया, प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। कोई प्रॉब्लम? दूसरा देखिए, इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी इसी में। रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी व्हेन, बोलो ना जी, रेडीमेड एंटीबॉडी व्हेन इंट्रोड्यूस्ड, रेडीमेड एंटीबॉडी का हो, गड़बड़ा गया का कुछ? देखो बच्चे रहे कोनो पकड़ के बॉल भर मरिए तुम्हें, ये जान लो। 4-5 मिनट थोड़ा इंतजार कर रहे हैं रोज, 2 दिन कल हम देखे रहे वहाँ पे गेट के पास थे सब खड़े, लेकिन कल तू आए ना रहे हो, समझ ना पा रहे हो तू। इसलिए रेडीमेड एंटीबॉडी व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, called पैसिव इम्यूनिटी। लेकिन किस कंडीशन में ही? नेचुरल कंडीशन में होगा, दोनों, आर्टिफिशियल नहीं होगा। ये नेचुरल होगा, ये भी नेचुरल होगा, ये नेचुरल होगा दोनों। एग्जाम्पल, अरे प्रभु, ह्यूमन मदर मिल्क इन ह्यूमन मदर मिल्क ऐसे नहीं, आफ्टर बर्थ इन फर्स्ट मदर मिल्क ऑफ मदर मिल्क कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, कोलोस्ट्रम, कंटेन एंटीबॉडी ए, या इसी को बोलते हैं IgA, यही ना, IgA। introduced the body of offsprings, body of offsprings, in the body of offsprings, अपने बच्चे को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देती है। ये क्या करती हैं? प्रोटेक्ट द ऑफस्प्रिंग्स देम up to 6 months or even more,
आर इवन मोर, 6 महीने तक प्रोटेक्ट करता है या इससे भी अधिक। हो गया? बातें समझ में आ रही हैं? अरे बोलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो समझ में आ रहा तब का रो रही हो, तो रोने कौन जो तुम में है ना समझ में आ रहा है। मंजनी ना करके आईस, रो तू रही झूठो में। आज जाकर 2 बार मंजन करे हो कम से कम, ठीक है? ये सो को उठी 10:30 बजे तक कुछ हो गया। ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी हो गया। इसमें बॉडी के अंदर बनता है, इसमें दूसरे की बॉडी में बन के ट्रांसफर किया जाएगा नेचुरल कंडीशन में। लेकिन अगर ऐसा आर्टिफिशियल हो जाएगा तो वही वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। अभी दिखाएं कैसे होता है। नेक्स्ट इरेज कर दे रहे हैं हम। हो गया? देखिए नेक्स्ट है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन दूसरे शब्द की बात है। इसमें पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं, वीक पैथोजन को, मॉडिफाइड पैथोजन को, वीकेंड पैथोजन को, मॉडिफाइड पैथोजन को, एटेन्यूएटेड पैथोजन को, टॉक्सॉइड को इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में एंटीजन की तरह, ताकि उसके अगेंस्ट क्या बन जाए? एंटीबॉडी बन जाए। इसके अगेंस्ट क्या? मेमोरी सेल बन जाए, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। याद रखियो, इसमें आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में वीक पैथोजन को, नॉन वायरुलेंट पैथोजन को, जेनेटिकली मॉडिफाइड पैथोजन को, एटेन्यूएटेड पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो एंटीजन की तरह बिहेव करें और हमारे बॉडी के अंदर क्या बन जाए? मेमोरी सेल बन जाए, ताकि एक्चुअल जब इन्फेक्शन पैथोजन का हो तो मेमोरी सेल उसके ऊपर क्या कर दें? अटैक कर दें और वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। कोविड-19 का वैक्सीनेशन हुआ है, इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। कोविड-19 का पैथोजन हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो भी कैसा पैथोजन? जो वीकेंड था, जो डिजीज काज नहीं कर सकता था। तो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनकर तैयार है, मेमोरी सेल हमारे अंदर बनकर तैयार है। जब कोरोना वायरस फिर इन्फेक्शन करेगा तो हमारी जो मेमोरी सेल है तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझे? नहीं समझ में आया? जब हम वीक पैथोजन को बॉडी में डालेंगे, वीकेंड पैथोजन को, नॉन वायरुलेंट पैथोजन को, जेनेटिकली मॉडिफाइड पैथोजन को, हीट किल्ड पैथोजन को अपनी बॉडी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली। क्या करने के लिए? मेमोरी सेल को डेवलप्ड करने के लिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं?
वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन और एक्टिव इम्यूनिटी दोनों एक ही समझिए हैं, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में क्या फ़र्क था, इधर देखिए नेचुरल कंडीशन पैथोजन इंटर कर रहा था, मेरे से बन रही थी, उसमें इंट्रोड्यूस आप नहीं कर रहे थे, इसमें आप इंट्रोड्यूस कर, दोनों एक के समझ लिए हैं। दूसरा इम्यूनाइजेशन, देखिए बाहर आर्टिफिशियली आप एंटीबॉडी को बनाएं, किसी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, बैक्टीरिया में, जिसमें भी आप बना सकते हो, और उस एंटीबॉडी को फिर बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें, तो वह क्या है, उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। जैसे टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन, विषैले पदार्थ के अगेंस्ट जो उसको नष्ट करने वाला होता है उसको बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। सांप का विष, सांप ने हमको काटा तो हमारे अंदर उसने क्या डाला, टॉक्सिन डाला ना। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पढ़े लिखे हैं, हम तो झरवा फूको वाले के पास जाएंगे नहीं, बोलिए कि जाएंगे? कहाँ जाना चाहिए हमको? डॉक्टर के पास जाएंगे, और वो भी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं, अच्छे वाले डॉक्टर के पास जो एंटीवेनम रखा हो, एंटीटॉक्सिन रखा हो, हम जाएंगे, एंटीटॉक्सिन चढ़ा देगा वो हमको। जब विष की जो मारक क्षमता थी, जो विष हमको मार डालता सांप का विष, वो विष क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हम बच जाएंगे। और झाड़ फूक के चक्कर में पड़े, पता लगा विष चढ़ता चला गया, 2 घंटे बाद पार हो गए। शर्मा सर गए हो, कहाँ गए हो? विदाउट टिकट यात्रा कर रहे होंगे, लड़के भी खुश हो जाएंगे, वाह भाई वाह, शर्मा सर में शर्मा पढ़ाते हैं टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन, सांप काट लिया, अपने चले गए, मज़ा आ गया हो, मज़ा आएगा ना। ये लोग हमको खूब चिढ़ा रहे थे, मंजन ना करे, है बढ़िया भाई मर गए, है कि नहीं? समझने की बातें हैं, कहो। तो वैसा ही है। तो वैक्सीनेशन में कुछ नहीं, इसमें वीक पैथोजन को, आपकी एक के लाइन की बात समझ लो, इसमें वीक पैथोजन को डाला जाता है मेमोरी सेल को डेवलप करने के लिए। इसमें आर्टिफिशियली रेडीमेड एंटीबॉडी डाला जाता है ताकि टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो सके। बस एक के लाइन की बात हो गई, समझ में आई बात? अरे बोलते नहीं यार। पहला है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन 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 किसे कहते हैं? वैक्सीनेशन में व्हेन वीकेंड पैथोजन एंटीजन एटीन्यूएटेड पैथोजन, बोलो ना बेटा, पैथोजन introduced in the body for development of memory cell कौन? T lymphocyte and B lymphocyte। T lymphocyte and B lymphocyte हो गया। क्या करने के लिए? टू इनकाउंटर करने के लिए, टू इनकाउंटर द एक्चुअल पैथोजन। एग्जाम्पल,
वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 या वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज़, ये सब वैक्सीन है। एंटी रेबीज़ हो गया। दूसरा है इम्यूनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, जब व्हेन आर्टिफिशियली synthesized antitoxin introduced, एंटीटॉक्सिन मतलब एंटीटॉक्सिन इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी to neutralize the toxin called immunization. इम्यूनाइजेशन एग्जाम्पल है एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक वेनम, स्नेक वेनम मतलब स्नेक पॉइजन के अगेंस्ट न्यूट्रलाइज करने वाला जो एंटीवेनम दिया जाता है। एंटीवेनिन लिखा रहेगा तो भी मत घबराइएगा, सर जी गलत लिख दिए, हो मजा आ गया। नहीं, एंटीवेनम मतलब एंटीवेनिन। हो गया। घोड़े में सांप के विष को डाला जाता है, घोड़े में सांप के विष को डाला जाता है। घोड़ा इम्यूनाइज्ड है। घोड़े में सांप के विष के अगेंस्ट क्या बनता है, प्रतिविष बनता है, एंटीवेनम बनता है। और वो एंटीवेनम क्या करता है, घोड़े के विष को क्या करता है, सांप के विष को न्यूट्रलाइज कर देता है। घोड़ा को 15 सांप कटवा दिए, उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि घोड़ा में इम्यूनिटी ऐसी बनती है जो सांप के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो उसी में सांप का विष डालते हैं आर्टिफिशियली। आप साइंटिस्ट हैं, सपोज कर लीजिए, आप घोड़े में क्या करेंगे, डालेंगे सांप के विष को। सांप के विष को आपने कटोरिया में निकाल लिया, इसे ढेर सारा 5-6 कोबरा आपने पकड़ लिया, 2 पिट वाइपर पकड़ लिया, रेटल स्नेक आपने पकड़ लिया, हाइड्रोफिश आपने पकड़ लिया, ढेर सारे सांप का कुल पॉइजन लेके इंट्रोड्यूस कर दिए। किसमें, सांप घोड़े में। घोड़ा, ये घोड़ा मरेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा उसको डालते जाएंगे। इधर देखो, सुनो यार, हाँ उन्हें देखो, सुनो, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। घोड़ा खूब इम्यूनाइज हो गया, उसके अंदर सीरम बन गया तगड़ा। अब उसका क्या करेंगे, प्रतिविष निकालेंगे, घोड़े में से ब्लड निकालेंगे। अब पूरा घोड़ा का ब्लड आना निकाले हैं, हाँ घोड़े का ब्लड निकालेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा नीचे उसका ब्लड सेल बैठा देंगे, और सीरम जो होगा ऊपर वाला पानी फ्लूइड फॉर्म में, उसी को निकाल के रख लेंगे, वो बन गया प्रतिविष। अब समझे कैसे निकालते हैं, हमारी बात समझे कि नहीं समझ पाए। घोड़े के बॉडी में, इधर देखो जी, घोड़े की बॉडी में क्या डालेंगे हम, सांप का विष, उसके ब्लड में एंटीबॉडी बनेगा, और उस घोड़े के ब्लड को हम निकाल लेंगे। पूरा नहीं निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, और निकालने के बाद क्या, थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको रख लेंगे फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब वो आपका क्या है,
प्रतिबिश है, लेकिन उसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब निकालने के बाद कैसे निकालेंगे उसको? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। एक मशीन होती है जिसमें पूरा ब्लड बैठ जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब बैठ जाते हैं, केवल ऊपर वही पानी की तरफ फ्लूइड बचता है, वही सीरम है। वही सीरम को चढ़ाते हैं, अर्थात विष को विष मारता है। सांप के विष का कहाँ आप चढ़ाएंगे? विष चढ़ाएंगे नहीं, विष नहीं होता वो प्रतिविष है। प्रतिविष मतलब विष को न्यूट्रलाइज करने वाला। कोई परेशानी तो बताइए आप। लेकिन हम लोग को सांप तो काट लेगा तो हम लोग मत समझिएगा हम लोग घोड़ा हैं, हम लोग पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत पारा हो सकते हैं। बात समझ में आई? ऐसे एंटी टिटनस सीरम भी चढ़ता है, एटीएस एंटी टिटनस सीरम। जो टिटनस के अगेंस्ट चढ़ता है भाई एंटी टिटनस सीरम, वो भी ऐसे ही बनता है। तो समझ में आया? यह मेमोरी सेल के ऊपर बेस्ड है, यह एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड है। यह मेमोरी सेल के ऊपर बेस्ड है, एंटीबॉडी। दोनों मंत्र देखो खाली। अब कोई पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन मंत्र पूछते क्या बताएंगे? एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन में केवल एक अंतर है, वो नेचुरल कंडीशन में हो रहा था और ये आर्टिफिशियली आप कर रहे हैं। बोलिए ना। फिर उधर पैसिव इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन में क्या अंतर है? वह नेचुरल कंडीशन में हो रहा था, यहाँ पे आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं। दोनों में इतने अंतर है खाली। बोलिए, आप आर्टिफिशियली बना रहे हैं। वो भी मेमोरी सेल के ऊपर बेस्ड है, ये भी मेमोरी सेल के ऊपर बेस्ड है। वहाँ पर भी एंटीबॉडी बना के डाला जा रहा था, यहाँ पर भी एंटीबॉडी बना के डाल रहे, लेकिन आर्टिफिशियली वो नेचुरली बन रहा था। यहाँ पे नेचुरली, वहाँ पे नेचुरली था, यहाँ पे आर्टिफिशियली आप करवा रहे हो, तो हो जाएगा ना। कोई कष्ट का बताएं? आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? इधर देवियाँ बोलो भाई, आप भी कुछ बोलिए ना। गुमशुदा की तलाश में है सब लोग। कुछ क्वेश्चन से पूछे तब आवाज आएगी। चलो देखिए, नेक्स्ट हो गया। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कहाँ बनता है? हेपेटाइटिस क्वेश्चन पूछा हुआ है, बी वैक्सीन फार्म्ड फ्रॉम ईस्ट से बनता है। क्वेश्चन नीट का कमर्शियल प्रोडक्शन किस में होता है? कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन मतलब, कोई पूछे वैक्सीन किसे कहते हैं? इसका मतलब एंटीजन। इसका मतलब क्या हो गया? एंटीजन आप डाल रहे हो। बोलिए ना। प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन अकर्स बाय यूज ऑफ recombinant DNA technology, recombinant DNA technology, या इसी को बोलते बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इन बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई में उत्पन्न करते हैं। हो गया। कोई टेंशन?
कोई पूछे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कहाँ बनता है? ईस्ट में। एनसीईआरटी लाइन आपका क्वेश्चन। बैक्टीरिया फंजाई में आप क्या करते हैं? कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं वैक्सीन और इम्यूनिटी का। हो गया इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन का। इसके बाद जो पढ़ना है, इरेज कर रहे हैं हम इसको। इरेज करें भाई कृषा। अगला क्या पढ़ना है? इधर देखिए ना, आप इधर देखो, आगे क्या पढ़ना है? एलर्जी पढ़िए। एलर्जी एक्साजरेटेड, अत्यधिक, एक्साजरेटेड immune response are called immune responses against different एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल, FOREIGN, फॉरेन पार्टिकल या एलर्जेंस कॉल्ड, क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। अत्यधिक इम्यून रिस्पांस किसके प्रति? डिफरेंट टाइप के एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल या एलर्जेंस के अगेंस्ट क्या कहलाता है? एलर्जी। क्या कहलाता है? ये एलर्जी कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? एलर्जी। एलर्जी कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड एज एलर्जी causing agents are called allergens। एलर्जेंस कहते हैं। ये एलर्जेंस क्या क्या हो सकता है? एलर्जेंस कई वैरायटी हो सकते हैं। वो एनिमल डेंडर हो सकता है, खौरा हुआ कुत्ता का खसरा, उसका बाल, उसका डेंड्रफ। पॉलन ग्रेन हो सकता है। एस्बेस्टॉस हो सकता है। डस्ट पार्टिकल हो सकता है। पॉल्यूटेंट हो सकता है। पॉल्यूटेंट हो सकता है। एनिमल डेंडर हो सकता है। पॉलन ग्रेन हो सकता है। एस्बेस्टॉस हो सकता है। डस्ट पार्टिकल हो सकता है। पॉल्यूटेंट हो सकता है या केमिकल्स हो सकता है कुछ। इसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता। कुत्ता उत्ता पालना आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता, हानिकारक है। उसका जो बाल होता है और उसके स्किन का जो ऊपर लेयर होती है वो एलर्जी काज करने वाला होता है। पॉलन ग्रेन ये भी एलर्जी काज करता है। एस्बेस्टॉस रुई जहाँ धुनाई उनाई होती है उससे जो निकलता रेशा वो भी है। डस्ट पार्टिकल्स भी, धूल के कण भी हो सकते हैं। पॉल्यूटेंट्स हो सकता है कोई, या कोई केमिकल्स हो सकता है।
यहाँ तक कि कुछ लोगों को परफ्यूम के अगेंस्ट हो जाता है एलर्जी। जिसे परफ्यूम थोड़ा लगा ले तो लगेंगे छींकने उकने, छींकना समझ रहे हैं ना। जैसे परफ्यूम तो कोई परफ्यूम लगा टहल लिया उनके सब अगले से तो लगेंगे अच्छी करे, अच्छी पच्छी करते करते ऐसा अच्छी करेंगे कि सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, लाल लाल स्पॉट पड़ सकते हैं, इन्फ्लामेशन इन आई हो सकते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्पटम्स क्या होता है? नहीं, पहले सिम्टम्स नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन कल बताए थे हम आप लोगों को। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है IgE जिसको बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन E या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन E, IgE रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी का रिस्पॉन्सिबल होता है का एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन E, एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन E। यहाँ से लिख लो, एबनॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन E ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स ऊपर दिखाई नहीं देगा, फिर सुन लीजिए। अत्यधिक इम्यून रिस्पांस, अत्यधिक इम्यून रिस्पांस अगेंस्ट डिफरेंट एंटीजन के अगेंस्ट या फॉरेन पार्टिकल्स कॉल्ड एज एलर्जेंस। एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड एलर्जेंस। एलर्जी को कॉज करने वाले एजेंट को हम क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। जैसे हो सकता है एनिमल डेंडर हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, एस्बेस्टॉस हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, पॉल्यूटेंट हो सकता है, केमिकल्स हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ तक कि रोटी भी खाने से किसी को हो जाता है। और देखिए इसमें एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन E, IgE रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन पूछता है नीट में ये इम्यूनोग्लोबुलिन E फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन E किसके लिए? एलर्जी के लिए। IgE एलर्जी, समझ में आ गए? तो E से एलर्जी और E से इम्यूनोग्लोबुलिन E हो गया। दोनों याद करिए, यादो नहीं करना है, दिमाग अगर सही कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा तो आप कर ले जाएंगे, नहीं तो हाफेंगे वहीं। E फॉर एलर्जी, E फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन E। बोलिए ना यार, होगा कि नहीं होगा? अब बीच में गैप मारते रहा करिए आप लोग, जितना गैप मार सके खूब मारिए। हैं? अब बता रहे हैं ना, कल बताए थे अभी फिर बता दे रहे हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, सॉरी इसका सिम्पटम्स क्या हो सकता है? रनी नोज, नाक से पानी आना, स्नीजिंग, रनिंग नोज में दौड़ते हुए नाक नहीं, मतलब नाक से पानी आना, स्नीजिंग, इन्फ्लामेशन इन आइज, आँख लाल लाल हो जाना, इन्फ्लामेशन इन आइज, और किसमें?
इन्फ्लामेशन इन आईज, इन्फ्लामेशन इन आईज, और उसमें क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन इन आईज, स्नीजिंग, रनी नोज। अस्थमा, अस्थमा, अस्थमा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। अस्थमा, इन्फ्लामेशन इन आईज, स्नीजिंग, रनी नोज, रेड स्पॉट ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी। ऐसा क्यों होता है? एलर्जी, कोई पूछे आपसे, एलर्जी इज मोस्ट कॉमन इन, मोस्ट कॉमन इन, किसमें मोस्ट कॉमन है? एलर्जी इज मोस्ट कॉमन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन cities, in which children are live in, कहाँ रहते हैं? प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंटल कंडीशन, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंटल कंडीशन। एसी में रह रहे हैं, कभी इन्वायरमेंट में एक्सपोज ही नहीं हुए, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी बचपन में, क्योंकि मेमोरी सेल ढेर सारे बनी नहीं। अरे बोलिए यार, हाँ ना, कुछ तो बोलो। गूंगा पीछे तुम लोग क्या बना रही हो आज? बोलो कुछ। अच्छा, खड़ा अगर आप पूछेंगे तब बदलेंगे, ठीक है। जैसे क्या, मेरा छोटा बच्चा है इतना बड़ा, मान लीजिए, अब उसको जा देखो, उसको रख लिए एक कोठरी में, देखिए एसी बस में बैठाएं, एसी घर में रखे हुए, एसी स्कूल में नाम लिखाएं, एसी में फिर आकर बैठ रहा है और एकदम कहीं उसको आने जाने नहीं दे रहे हैं, तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन एक कचरा बीनने वाला जो व्यक्ति लड़का होगा, उसकी इम्यूनिटी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। जब उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, उसके अंदर एलर्जी होने की संभावना नहीं है, और जो एसी में रह रहा है उसमें एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सब फ्लैट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? फ्लैट में, छोटे छोटे डब्बे में कमरा रहता है, उसमें रहते हैं, वहीं दिन भर पड़े हैं बेचारे, ना कुछ तक मोबाइल लेके पिच 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 करें, ऐसे होता है ना ऐसा। तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन में इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। देहात का लड़का है, दिन भर 5 गांव दौड़ रहा है, देहात का लड़का 5 गांव दौड़ रहा है, वो गाँव में से वो गाँव में, वो गाँव में से वो गाँव में, उनके बियाह में, उनके बराती में, उनके घर है, उनके साथ में दौड़ रहा है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कचरा बीनने वाला का इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, मजदूर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बहुत पढ़ लिख के तेजू खाओ हैं, जाके ऐसे में सो रहा है, ऐसे में बैठ रहा है, उनका इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। क्या करबो तू? एलर्जिक रिएक्शन होगा। इसके लिए क्या दे सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तीन चीजें दी जाती हैं। एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन ड्रग्स दी जाती हैं। एड्रेनलिन दिया जा सकता है, नॉरएड्रेनलिन, याद कर लो कुल। और क्या दिया जा सकता है? स्टेरॉयड, स्टेरॉयड जैसे कार्टिकॉइड्स, ये दिए जाते हैं किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, फॉर प्रोटेक्शन, ये दिया जा सकता है। एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, स्टेरॉयड, ग्लूकोकार्टिकॉइड, ये दिया जाएगा, जिससे एलर्जी होने की संभावना, ये एलर्जी ठीक हो सकती है। एलर्जी के लिए दिया जाता है।
अस्थमा हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि हिस्टामिन जो होता है इन्फ्लामेटरी होता है। हिस्टामिन कैसा होता है? इन्फ्लामेटरी होता है। हो गया ये? एलर्जी अगर रोकना है तो गांव पर टहलिए, आप सड़क पे टहलिए, धूप में टहलिए, छाँव में टहलिए, ठंडी में टहलिए, ठंडे पानी से नहाइए, मस्ती लीजिए, ज़िंदगी का आनंद लीजिए। पढ़ के क्या करें? किताबी कीड़ा बन के, जब एलर्जी हो जाएगी तो। बोलिए, रात में जाने होता है खाए 11 बजे, खाओ पियो मस्ती करो खूब। बारात जा रही, बारातों में जाए कागज दिन शाम के जाओ तो खा पी के अपने घरे मस्ती कर, पूरा सब चीज़ का आनंद लो। हम कहीं ना करते, वो ना करते, वो ना करते, वो ना करते, तब क्या करे हो? डॉक्टर बन के क्या करे? पूँछ जो है बिलाई की पूँछ पकड़े हो, क्या करे बताओ? डॉक्टर बनने से पहले आप खुद ही पेशेंट हो गए तो क्या करेंगे डॉक्टरी? डॉक्टर बनने से पहले आपका हेल्थ होना चाहिए ना। किसी सामने जब डॉक्टर बन के जाएंगे तो देखने वाला भी सोचेगा ना कि भाई डॉक्टर हैं, कितना हैंडसम डॉक्टर है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बेचारा, नहीं बेचारी, ब्यूटीफुल बेचारी, हैंडसम बेचारा, तब ना डॉक्टर होगा बढ़िया। और डॉक्टर ऐसे कर मुझे मुझे करते, क्यों भाई, क्योंकि क्या परेशानी है? इससे हाथ कर कैसे पहुँच गए? और देखो ऐसे करे, 5 बार ऐसे करे जा रहे हैं, डॉक्टर पेशेंट में देख के भाग जाएगा तुरंत खुदे, कह जाएगा खुदे अस्थमा पकड़े तो हमें क्या देखिए। हमारी बात समझ रहे हैं ना? तो डॉक्टर बनने से पहले आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, आपको स्वस्थ बनना पड़ेगा ना, तब डॉक्टरी कर पाएंगे। तो रनी नोज होगा, स्नीजिंग, छींक आ सकती है, इन्फ्लामेशन ऑफ आइज, आँख लाल हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत, सफोकेशन इन ब्रीथिंग, सफोकेशन इन ब्रीथिंग, रेड स्पॉट ऑन द बॉडी, बॉडी पे लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं किसके? एलर्जी के। अब मोस्ट कॉमन किस में होगा? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। जो पहले शुरुआती दौर में बच्चे में अंदर मेमोरी सेल, बच्चों के अंदर मेमोरी सेल नहीं बनता है, बच्चों के अंदर क्या नहीं बनता है? मेमोरी सेल नहीं बनता है। इसके लिए कौन दवाएं दी जाती है? देखो एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दी जाती हैं। क्या दी जाती है? एंटीहिस्टामिन ड्रग्स। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन दिया जा सकता है। स्टेरॉयड जैसे ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड को हम एंटी एलर्जेटिक हार्मोन कहते हैं। कोई पूछे एंटी एलर्जेटिक हार्मोन कौन इनमें से है, तो क्या बताएंगे? ग्लूकोकार्टिकॉइड एंटी एलर्जेटिक हार्मोन। लिख लो बगल में से, एंटी एलर्जेटिक हार्मोन। क्वेश्चन पूछा है, एंटी एलर्जेटिक हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन नॉरएड्रेनालिन पूछेगा तब भी आप कहेंगे। ये देखो, हो गया? कोई दुख तकलीफ बताएं आप हमको। अगला जो पढ़ना है उसको देखिए। मोटी मोटी बातें चार्ट इधर देखो। एलर्जी ज़्यादा हाइपर इम्यूनिटिक एलर्जी कहते हैं, हाइपर इम्यूनिटिक एलर्जी कहते हैं। कौन इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा? ई। एलर्जेंस क्या है? एलर्जी कॉजिंग एजेंट है, वो कुछ भी हो सकता है। एलर्जी की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं? सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, और सारी दिक्कतें हैं। कौन सी दवा यूज़ कर सकते हैं? एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन, या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन पूछेगा तो यही दोनों है ना। और कौन? स्टेरॉयड हार्मोन, या स्टेरॉयड दिया रहे तो ग्लूकोकार्टिकॉइड मोस्ट दिया जाता है। हमारी बात समझे? ये बातें हो गई ख़त्म यहाँ पे। अगला जो आपको पढ़ना है, और क्या? हाँ,
ऑटो इम्यूनिटी, या इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यूनिटी। व्हेन ओन अपना ही इम्यूनिटी destroy the body organs or creates problem for human being called ऑटो इम्यूनिटी। क्या कहते हैं उसको हम? ऑटो इम्यूनिटी। इसे क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे रियूमेटॉइडल अर्थराइटिस, कल बताए थे हम आपको, पढ़ाए थे ना, आप याद आ रहा है? रियूमेटॉइडल अर्थराइटिस काज्ड बाई, बोलिए किसके द्वारा? पढ़ाए थे हम कल, आज काज्ड बाई, बुक में लिखा नहीं है मगर एबनॉर्मल, लेकिन वहाँ पे प्लाज्मा उसमें है एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण। याद आया? रियूमेटॉइडल यम, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। अपनी इम्यूनिटी अपने को ही डिस्ट्रॉय कर रही है। अपनी इम्यूनिटी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही है। इधर देखिए, जो गठिया टाइप का होता है, गठिया जॉइंट पेन, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, उसी को बोलते हैं अर्थराइटिस। ये ऑटो इम्यून के कारण होगा। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन किसके कारण हो रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन यम के कारण ऐसा हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? अगर इम्यूनोग्लोबुलिन यम के कारण हो रहा है तो ये रियूमेटॉइडल अर्थराइटिस है। रियूमेटॉइडल अर्थराइटिस हो सकता है। एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ IgM हो गया। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा जब अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर रही है तो उसको हम क्रिएट प्रॉब्लम कर रही है ह्यूमन बीइंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिजीज भी कह सकते हैं। जैसे रियूमेटॉइडल अर्थराइटिस में अपना ही इम्यूनोग्लोबुलिन एबनॉर्मल सिक्रीशन हो जाता है, अपने अंदर ही गठिया टाइप का रोग हो जाता है। गठिया समझते हैं ना, ये स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फ्लामेशन, जो घुटना होता है, इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई तो इम्यूनोग्लोबुलिन एबनॉर्मल सिक्रीशन हो गया, जोड़ पकड़ लिया दोनों घुटना, अब पकड़ के इसे बुढ़वा ज़्यादातर बैठ चलो इसे, और चले के बाद कहो अब हम शादी करना चाहते हैं। तो जानते हैं कौन मिलेगी? 92 साल की बुढ़िया मिलेगी तो शादी करे के लिए। जो बुढ़ी होंगी, जिसकी शादी नहीं होगी, वही कहेगी, सुनो, वही कहेगी अमन, अमन हाँ बना ओका खटिया सुता है कि अपना जो सब करेंगे काम, परेशानी बेचारी की। जो बुढ़ी खटिया सो जाएगी, वो बुढ़ी, ये देखिए बुढ़िया तो अभी जो है, जो 90 साल की बुढ़ी है बेचारी, अब उनको ये सब सेवा सत्कार करेंगे, चलेगा। इन्हों का इनका भी पैर तो डिफेक्टेड है, ये कहाँ जाएंगे? इसलिए बात समझ रहे हैं?
हाँ, साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा घटने लगेगी तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी। लिगामेंट कटने लगेंगे तो ये बीमारी होगी। बोन को बोन से जोड़ने के लिए कौन होता है, लिगामेंट होता है। पूरा भार आपके बॉडी का घुटने में पे तो है, बोलिए है। अधिकतर देखेंगे जिसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोटे तगड़े हैं, थोड़ा इतना बॉडी इतना तंदुरुस्त है, कितना है, ये पूरा फूला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, क्या गजब पर्सनालिटी है। और गजब पर्सनालिटी है, जानते क्या होगा, इधर देखो बिलुआर किताब लेके, इसमें क्या होगा, तो पूरा भार कहाँ, घुटने में पाएगा। अब घुटने चलते 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 ऐसे हो जाएंगे, तब ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे टणिया मिड़िया के, और चलेंगे भी। और जब जानते हैं जब बैठना होगा उनको कहाँ पे, शौचालय में बैठना पड़ेगा जब, तो मम्मी पापा सब याद आवा लगी हैं, बैठे मुड़ा नहीं पाएगा। तो उसके लिए कंपाउंड सिस्टम, कंपाउंड जानते हैं ना, वो कहते हैं अंग्रेजी वाला पैखाना है, देहती हम कहते हैं अंग्रेजी पैखाना है, वो इंग्लैंड से आया है, अंग्रेजी पैखाना है, तब वहीं बैठते हैं इसे, समझ रहे हैं, समझ गया ना भाई। पहले में मिलकर शादी ब्याह करके सब सेट कर लो काम, हम लोग भी बारात रात में चलेंगे तो रे, बिल्कुल ठीक है। तब बिल्कुल देखो इधर हो गया, बिल्कुल अगला क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन। क्या अगला है, लिम्फोइड ऑर्गन, बोलिए कौन है, लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन किसे कहते हैं, जहाँ पे मेच्योरेशन होता है, सिंथेसिस होता है। देखिए जहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन बनते हैं, मेच्योर होते हैं और इफेक्टर सेल में कन्वर्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। जहाँ पे बनते हैं, मेच्योर होते हैं और इफेक्टर लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लिम्फोइड ऑर्गन। जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, मैच्योरेशन एंड converted into effector T cell, effector T cell, उसे हम क्या बोलते, सॉरी इफेक्टर लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, कार्ड क्या कहते हैं इसको हम, लिम्फोइड ऑर्गन, इसे क्या बोलते हैं हम, लिम्फोइड ऑर्गन्स। पहला होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जहाँ पर बनता और मेच्योर होता है। क्या यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा और मेच्योरेशन होगा, प्रोडक्शन एंड क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं सब, प्रोडक्शन एंड मेच्योरेशन, इफेक्टर सेल में नहीं कन्वर्ट होंगी यहाँ पे। एग्जाम्पल इसका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है, बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो एंड थाइमस, यही दो हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जहाँ पे क्या होता है,
वेयर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन किसे कहते हैं? वेयर effector cell formed, effector lymphoid lymphocytes form। इसका मतलब जहां पे पैथोजन ट्रैप्ड होता है और किल कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या? पैथोजन ट्रैप्ड एंड किल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। हो गया। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल कौन है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है लिम्फ नोड, टॉन्सिल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, पेयर्स पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन, spleen and malt, माल्ट, इसको बोलते, माल्ट को बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये 50% बनाता है किसका? हम यहाँ लिख दे रहे, नीचे ऊपर लिख दे रहे हैं। इधर देखिए, माल्ट जो होता है यह बनाता है कितना? माल्ट कांस्टिट्यूट ये एग्जाम्पल है इसका, कांस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड ऑर्गन। टोटल लिम्फोइड ऑर्गन्स का। हमारी बात समझ पा रहे हैं? देखिए, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्रोडक्शन होता है और मैच्योरेशन होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में जहाँ प्रोडक्शन हो सकता है और मैच्योरेशन हो सकता है उसको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। देखिए, प्रोडक्शन और मैच्योरेशन, और जिसमें कन्वर्टेड होती है एफेक्टर टिश्यूज में, उसको हम क्या बोलते? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हुआ? प्रोडक्शन और मैच्योरेशन हो रहा है। तो इसके दोनों दो ही हैं, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। बोन मैरो थाइमस ग्लैंड को याद कर लो खाली प्राइमरी वाले में, बाकी सबको कहाँ फेंक दो? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पूछे तो भी, टॉन्सिल पूछे तो भी, लिम्फोइड ऑर्गन पूछे तो भी, लिम्फ नोड पूछे तो भी, पेयर्स पैचेज ऑफ इंटेस्टाइन पूछे तो भी, स्प्लीन पूछे तो भी, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पूछे तो भी, 50% सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? माल्ट बनाता है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर फिल्टर होता है। इरेज करें क्या? अब कुछ पॉइंट लिख दें, 2-3 पॉइंट, ये खत्म हो जाता है, हम लोग डिजीज पे फिर चढ़ेंगे उसमें, एड्स और कैंसर उनसर पे। हाँ, इसके बाद वही है ना, या और कुछ बता दियो मैं? इरेज कर दें इसको,
कंसेप्ट बना के जब पढ़ेंगे तो बातें बहुत दिन तक दिमाग में रहेंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई भी लड़का, एक लड़का इसमें से 2 लड़के ऐसे हैं जो बहुत ही कम गैप मारे हैं। लड़कियों में सबसे कम गैप मारने वाली लड़की एक को नहीं है, कुल गैप मारती है, कुल चुट्टिन टाइप है, सबसे ज़्यादा गैप मारते हैं। कोई भी लड़की कंटिन्यूअस नहीं है इसमें, 4 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन। लड़कों में सबसे ज़्यादा कम गैप मारने वाले लड़कों में से एक है प्रदीप कुमार, सबसे कम गैप मारे हैं बेचारे ये, समझ रहे हैं ना। और सबसे ज़्यादा गैप मारने वाले हैं अमन कुमार। पूरे दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, पूरा दुनिया का बोझ नहीं कंधे पे है। और वही वो करने पड़े तब वो 3 बार निकल के जाइए बेचारे पानी पिए, इन्हें पन पियाव लगता है डायबिटीज इंसिपिडस हो गया इन्हें। ये डायबिटीज इंसिपिडस के पेशेंट होते हैं, बार बार पॉलीफेजिया, पॉलीडेप्सिया और पॉलीयूरिया होता है। 1-1.5 घंटे क्लास में 3 बार कम से कम पानी पी जाइए। कहो बोले यार हाँ ना, 2 बार जाते कि नहीं जाते हो? के गवार आ वहीं के? अच्छा भाई गए हैं। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ये डायलॉग सुना है ना, सुन ले आज। अब आगे देखो, एक्सप्लेन फिल्टर्स द ब्लड फ्रॉम पैथोजेन, पैथोजेन को ट्रैप कर लेता है बाय ट्रैपिंग देम, उसको ट्रैप करके मार डालता है। टॉन्सिल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी, लिम्फ नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? नेक, आर्मपिट, ग्रोइन रीजन। ग्रोइन रीजन समझ रहे हैं ना, ये जांग वाला रीजन ग्रोइन रीजन। न जानते हो तो लिखो थाई रीजन, THIGH, थाई रीजन। ये भी ट्रैप करता है, किल करता है पैथोजन को। वर्मी फार्म अपेंडिक्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अटैच्ड विथ सिकम, हो गया, और माल्ट, ये कहाँ होता है? प्रेजेंट इन म्यूकोसा लाइनिंग। फ्रॉम पैथोजेन। नेक्स्ट, अगला हो गया, ये सब क्या है? पेयर्स पैचेस, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल।
kill the pathogen. इसका मतलब ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहाँ पर क्या होता है, पैथोजेन आर ट्रैप्ड एंड किल्ड। ट्रैप किया तब मारा जाता है। स्प्लीन आप जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल से अटैच्ड होता है। बक्कल कैविटी में वाल्डेयर रिंग्स होता है। वाल्डेयर रिंग्स ऐसे अंदर, फेरिंजियल टॉन्सिल, ट्यूबुलर टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, फाटोपाली, 4 प्रकार के टॉन्सिल होते हैं। और जब आप देखें इन्फेक्शन होता है, खांसी से तगड़ा है तो स्वेल कर जाता है, तो कोई चीज़ निगलने उगलने में परेशानी होती है, उस टॉन्सिलाइटिस। लिम्फ नोड नेक रीजन में, आर्मपिट में, ग्रोइन रीजन में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आप जानते हैं सीकम के पास अटैच होता है, जहाँ पे एलियोकोलिक रिंग होता है। माल्ट म्यूकोसा एसोरियल लिम्फॉइड टिश्यूज होता है। म्यूकोसा में कुछ जगह पे क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू पाए जाते हैं जो पैथोजन को ट्रैप करते किल कर देते हैं। ब्लड को प्योरीफाई करने वाला कौन होता है, स्प्लेन। कोई पूछे ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी मत कहो, ब्लड को फिल्टर कौन करता है, स्प्लेन। याद कर रहे हो कि वहाँ पे तो फिल्ट्रेशन यूरिया का होता है ना, यहाँ पैथोजन को फिल्टर कौन करता है, स्प्लेन। एनसीईआरटी की लाइन पढ़े जाके आज करे, अब ये पढ़ लो। बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयर्स पैचेस, इंटेस्टाइन पाए जाने वाले पेयर्स पैचेस होते हैं, वो पैथोजन को क्या करते हैं, किल करते हैं। कहाँ तक? हाँ यार, तो किडनी को वो यूरिया फिल्टर करता है, पैथोजन को फिल्टर ही करता है, बस बात खत्म। एक लाइन की बात, ये पैथोजन को फिल्टर कर रहा है ना, पैथोजन को फिल्टर ब्लड में से कौन कर रहा है, स्प्लेन। किडनी थोड़ा फिल्टर करेगा पैथोजन को, पैथोजन को ही फिल्टर कर रहा है। नीट का क्वेश्चन है, फंसा देगा वहीं आप। बात समझ रहे? देख ली बुक लीजिए, है ना, देख लो के। अब सेकंड प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी समझा ले, इरेज कर दे इसको, बोलो यार। अरे क्या घबरा रहे हो? अब 2 लाइन लिखना तो तुम छोड़ देंगे, क्या सोच रहे हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है सर, क्या कर रहे हो? नहीं पॉसिबल है। हमारी घड़ी में कोई ऐसा शब्द नहीं जो इम्पॉसिबल हो। जो इम्पॉसिबल है तो वो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तो कर सकते हैं इसको। ऐसा 5 मिनट पर ज़्यादा पढ़ ले वो था जीवों का। हाँ, एग्जाम्पल जैसे बोन मैरो, लॉन्ग बोन कंटेन hollow cavity, इसे क्या बोलते हैं? खाली नहीं, लॉन्ग बोन कंटेन कैविटी कॉल्ड बोन मैरो। जैसे एग्जाम्पल, हैंड का हैंड बोन, लेग बोन, इंटेस्टाइनल बोन, वर्टिब्रल बोन है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरा है थाइमस ग्लैंड, मैं उसमें पढ़ाया हुआ हूँ। सिचुएटेड किसके ऊपर? above the heart, above the heart। above the heart, below the chest bone, below the
चेस्ट बोन के नीचे। यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइमरी है, ये कौन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ lymphocyte, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये खत्म हो गया आपकी कृपा से। बोन मैरो जो हड्डी होती है इसमें कैविटी होती है, इसमें कैविटी होती है। फीमर में टिबियो फिबुला में कैविटी होती है। बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में ज़्यादातर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, येलो बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का प्लेटलेट्स का फॉर्म जनरली होता है, लेकिन दोनों काम कर सकती है। रेड बोन मैरो में भी बन सकता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसकी कोई गारंटी नहीं हो। तो वहाँ पर बनेगा। थाइमस ग्लैंड में मैच्योरेशन भी होता है, तो जहाँ पे बन रहा है मैच्योरेशन हो रहा है उसको हम किस में रखते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो याद रखिएगा बीटी क्रॉप है, बायोटेक्नोलॉजी मॉडिफाइड क्रॉप, याद आ रहा है। वैसे ये बीटी कौन है, ग्लैंड, यही प्राइमरी है। सीधा बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। कोई टेंशन बताइए आप, नहीं है। अगला क्या पढ़ना है आपको, एड्स है क्या, हैंड डालिए, एड्स हैंड डालो, फिर मिलिएगा हमसे सोमवार को, कल एग्जाम देने